नमस्कार। शंखनाद न्यूज चैनल के खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं सुनील कुहीकर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है श्री बी.सी. भरतिया जी। बी.सी. भरतिया जी ये नाम नागपुर के इंडस्ट्रियल सेक्टर में और पूरे भारत के इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक जाना पहचाना ऐसा नाम है और नागपुर के व्यापार के क्षेत्र में और इंडस्ट्री के क्षेत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्षेत्र में एक बहुत ही मशहूर और जाना पहचाना नाम। भरतिया सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपसे बातचीत शुरू करते वक्त एक पहला सवाल जो है वो है कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आज जो स्थिति पूरे भारत में बनी हुई है, आपके दृष्टि से वो कैसी है और आगे उसका जो प्रवास है वो कैसा रहने वाला है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अर्थशास्त्र स्थानीय व्यवस्था को देखते हुए पढ़ाया जाना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी। हमारे देश में क्या हो रहा है कि विदेश में क्या चल रहा है, विदेशी क्या कर रहे हैं, विदेशी किताबों में क्या लिखा है, हमारे यहाँ जो नीतिकार भी है उन्होंने भारत देश में कम और विदेश में ज़्यादा समय व्यतीत किया है या वहाँ की पढ़ाई किया है। जी। तो हमारा कृषि प्रधान देश, वो इंडस्ट्री वाला देश, वहाँ के जो लोग हैं उनका तरीका, खर्च करने का तरीका, कंजम्पशन पैटर्न और मेरे देश के खर्च करने का तरीका, दोनों में दिन और रात का फर्क है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था, देश के लोगों का बिहेवियर, ये ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियाँ बननी चाहिए और अर्थशास्त्र वैसे पढ़ाया जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ इंडियन इकोनॉमिक्स होना चाहिए, ये जरूरी है। तो क्या ये बदलाव आ रहा है? नहीं, आएगा इसलिए आएगा कि अब धीरे धीरे जो नया यूथ आ रहा है और ये जो स्वदेशी की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है, ब्रांडेड मटेरियल से हटके स्वदेशी मटेरियल की तरफ आ रहा है, तो जितना ज़्यादा स्वदेशी की हम बात करेंगे उतना ज़्यादा अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? लोकल गो ग्लोबल, कौशल विकास, आत्मनिर्भर, ये अपने आप मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाने के ये संकेत है। तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था और जो भारत के मूलभूत आधार स्तंभ है उसके भरोसे पे हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हो सकती है? और अगर हो सकती है तो वो जो मूलभूत मुद्दे हैं वो क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया सुनील जी आपने कि हम पहले हमारी बेसिक्स तो समझे, हमको एड्रेस क्या करना है। जी। आज भारत देश, हम लोग पॉपुलेशन को रोते रहें मगर हकीकत देखेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा कंजम्पशन सेंटर उपभोक्ताओं के लिए वो मेरा देश है। सबसे बड़ी मंडी, बाजार पेट मेरा देश है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? विदेशी समझ गए, सारे विदेशी मेरे देश में आ रहे हैं, ब्रांडेड माल बेच रहे हैं, उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, मगर हमारे देश में हमारा माल बिके, स्वदेशी माल बिके, इसके बारे में जो चर्चा होनी थी वो नहीं हुई और इसीलिए केमिकल युक्त माल हमारे यहाँ आने लगा। हमें अपने देश का माल, किसान का माल, उपभोक्ता को जो ज़रूरत की चीज़ है वो खरीदे। आप ब्रांड खरीद रहे हैं या माल खरीद रहे हैं, आप पैसा किस चीज़ का दे रहे हैं? अधिकांश माल हम ब्रांडेड खरीदने के चक्कर में जाते हैं जिसमें माल की कीमत 10-15 टका है और 80-85 टका जो है वो ब्रांड वाली की है। तो ये हमारे को, हमारे उपभोक्ताओं को इनको तैयार करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और फिर मेरा देश आगे बढ़ेगा। इसकी खातिर और इस तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो सर, भारत में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिसके भरोसे पे हमारी अर्थव्यवस्था और भी आगे जा सकती है और भी विकसित हो सकती है? आप अगर देखें
मेरे देश में क्या नहीं है? सारे मिनरल्स मेरे देश में, जी। टेक्नोलॉजी मेरे देश में है, सब कुछ हमारे देश में है। सिर्फ नीतिकारों की सोच देशवासियों को उठाने में कहीं ना कहीं विफल हो रही है। जी। हमें अब जरूरत है कि जो नीतिकार है उनकी सोच में बदलाव लाना। अगर आप देखें पूरे विश्व में जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके सीईओ कौन है? अधिकांश जगह मेरे देश के ही पढ़े लिखे नौजवान इन कंपनियों में सीईओ बन के गए हैं। क्यों गए? क्योंकि उनकी मेरे देश में जो कदर होनी चाहिए थी, जो उनको चाहिए था, वो मेरे देश की नीतिकारों ने वैसी व्यवस्था नहीं की और उनको पढ़ाई यहाँ किया है, सरकारी खर्चे पे तैयार हुआ और उसका फ़ायदा विदेशी कंपनियां ले रही है। इस ओर देखना पड़ेगा सरकार को कि भाई मेरा ये जो ब्रेन ड्रेन हो गया है, यही लोग अगर मेरे देश में रहते तो कितना बड़ा विकास होता। तो ज़रूरत है नीतिकारों को इस ओर देखने की, स्वदेशी की ओर देखने की और इसको कैसे विकसित करना इस ओर देखने की, न कि ये विदेश से जो तैयार आ जाता है कि ये पॉलिसी तुम्हारे देश के लिए अच्छी, तो बस वो पॉलिसी चिपका दिए। वो ये विदेशी तुमको बेवकूफ़ बनाते, तुम्हारे देश के लिए अच्छी बोल के अपना माल बेच देते हैं। कहीं कहीं टेक्नोलॉजी की अगर कमी है तो टेक्नोलॉजी लाओ ना, पूरा का पूरा लाने की जरूरत हाँ। तो ये हमने क्या कर दिया है कि देखिए, कभी भी दरवाज़ा है ना बाहर खुलना चाहिए ताकि मेरे लोग बाहर जा सके। हमारे देश में क्या हुआ, जो 1991 के बाद कि जो दरवाज़ा खुला अर्थव्यवस्था का, वो अंदर की तरफ खुल गया, तो मेरे लोगों को पीछे आना पड़ा और बाहर के लोगों को घुसा लिया, अंदर आ गया। अब हमको झगड़ा करना पड़ रहा है बाहर निकलने की। ये कहीं ना कहीं नीतिकारों की गलती है और इसका खामियाजा मेरे देश के लोग भुगत रहे हैं। तो क्या फिर से गांधी जी जैसे कहते हैं कि ग्राम की ओर चले, तो उसी दिशा में हमने जाना चाहिए? देखिए साहब, आदरणीय मोदी जी का जो सपना है कि नीचे से अर्थव्यवस्था को उठाना है, यानी ग्रामीण स्तर से मैं उसको कैसे उठाऊं, मैं गांव को अच्छा कैसे करूं, गांव को स्वावलंबी कैसे बनाऊं, गांव के लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बनाऊं, गांव के लोग गांव में ही रहें, उसके लिए मैं क्या करूं, ये जरूरी है। नहीं तो कुछ समय बाद 25 साल बाद गांव खाली हो जाएगा और शहर में रहने को जगह नहीं रहेगी, स्लम एरिया बढ़ते जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें ग्रामीण आधारित केंद्रित नीतियां बननी चाहिए, वहाँ के लोग वहीं रहें और वहीं से ऊपर उठें। और आदरणीय मोदी जी इस दिशा में सोच भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, काम भी हो रहा है। तो ये और अगर मोदी जी ऐसे ही चलते रहें तो हो जाएगा। सर, अभी कुंभ मेला हुआ यूपी में और एक सारी दुनिया ने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जगह आए हैं और ऐसा कहा जाता है कि यूपी की अर्थव्यवस्था भी जो है काफ़ी उसमें बदलाव उस राज्य ने महसूस किए। आप कैसा देखते हैं इस विषय पर? कुंभ मेला आज का उदाहरण है जी। मगर आप जो हमारे नीतिकार रहे राजा के जमानों से जी, उन्होंने हर जगह आमदनी हो इसके लिए बहुत ही खूबसूरती से जगह जगह धार्मिक पर्यटन। जी। अगर आप देखेंगे तो एक एक देवता हमारा एक एक पहाड़ पे जाके बैठा है, वो पहाड़ पे और कोई रोजगार का साधन नहीं था, मगर क्योंकि देवी देवताओं के हम लोग इमोशनल लोग हैं, सेंटिमेंटल है, भगवान की खूब ये करने वाले लोग हैं, तो पूरे देश से लोग वहाँ जाने लगे, वहाँ की अर्थव्यवस्था विकसित होने लगी। नहीं तो दूर दराज की अर्थव्यवस्था कैसे विकसित होती। वैसे ही जंगलों में जगह जगह आप देखेंगे कि कोई बहुत बड़े शहरों में नहीं, शहरों में बाकी विकास था, तो धार्मिक पर्यटन के नाम से धार्मिक अर्थव्यवस्था तैयार हुई। जी। ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से कुंभ की आप बात करें, सरकार ने
उत्तर प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ 1012 करोड़ खर्च किए पूरी व्यवस्था के लिए। जी। कमाया कितना? 12,000 करोड़ का राजस्व आया। जी। 2 लाख करोड़ का व्यापार हुआ। और ये सिर्फ आप वो मत देखिए, क्योंकि हम लोग भी जाते हैं, हम लोगों ने भी पूरा अध्ययन किया इसका। अब दक्षिण से भी लोग गए, सारे रास्ते ढाबे वालों ने खूब पैसे कमाए, खूब व्यापार किए, सेवाएं दी। रास्ते के जितने भी होटल, जगह जगह लोग ठहरे, आमदनी उनकी भी हुई। जी। किसकी? आप देखिए, ये कोई बहुत बड़े कॉर्पोरेट जगत की आमदनी नहीं हुई, इस साधारण लोग के, नाव वाले की आमदनी हो रही, वहाँ चाय टपरी बेचने वाले की आमदनी हो रही। मैं यहाँ से गया था तो एक होटल में रुका, रास्ते में पूछा तो बोले साहब 100 पलंग खरीद के लाया मैं। अच्छा। और एक भी पलंग खाली नहीं मिलता था, यानी जो होटल था वो तो था ही, तो वरांडा में भी, खाने की जगह, सब जगह बोले पलंग लगा दिया। फिर भी तो फिर मतलब पैसे तो बहुत कमाए। बोले साहब पैसे कमाए मगर गालियां भी खूब खाए, क्योंकि हर एक को व्यवस्था होना, व्यवस्था नहीं मिली, वो नाराज होता है। मगर उन्होंने सेवा भाव से सबकी गालियां भी सुनी, काम भी किया। चाय टपरी वाले से बात किया, क्या हुआ? अरे बोले साहब खड़े खड़े सोते थे, बोले पूरा परिवार। ये हमारे सनातन धर्म की शक्ति है, जो हमारे नीतिकारों ने, जो पहले देखिए राजा के इर्द गिर्द नीतिकार कौन थे? जो ब्राह्मण लोग थे, वो राजा को सिखाते थे कि कैसे हमको आगे बढ़ाना है। उन्होंने इतने सुंदर तरीके से अर्थव्यवस्था की निर्माण किया कि साल भर सबको काम आता रहे। और आप देखेंगे जब खेती का समय आता है तो आपके कोई त्योहार नहीं आती, क्योंकि उस समय खेती करना है। और खेती हो गई, बारिश खत्म, खेती हो गई, फिर त्योहार आने शुरू हो गए, फिर शादियां शुरू हो गई। तो ये मेरे देश की व्यवस्था आधारित ये अर्थव्यवस्था है, इसको देखना जरूरी है। और कुंभ में एक कुंभ एक है, आप अयोध्या ले लो, वाराणसी, वहाँ जाके तो देखो कितना कायाकल्प हो गया। तो कितना खर्चा कर रहे। अगर आप नागपुर की बात लेंगे, स्वामीनारायण मंदिर बना, वहाँ कौन जाता था? एक मंदिर के कारण लोग जाने लगे, ऑटो वालों का भी पैसा मिलने लगा, खाने पीने वालों का भी मिलने लगा, लोग बाहर से आ रहे तो होटल में भी रह रहे। ये बताता है कि भगवान को आपने लाया तो भगवान ने आपकी अर्थव्यवस्था को दुगना कर विकसित किया। तो आपने जैसा बताया कि धार्मिक और सांस्कृतिक जो विरासत है भारत की, उसके माध्यम से भी एक अर्थ विकास हो सकता है। सर, इसको डिजिटल युग से अगर जोड़ना है तो किस तरीके से जोड़ा जाए? देखिए, अगर आप व्यापार की बात लेंगे, समय समय पे व्यापार करने के तरीके में करवट लेते रहता है। एक अगर आप इतिहास देखेंगे तो व्यापार करने का तरीका अपने आप बदलता रहता है। पहले सेलर्स मार्केट था, अब बायर्स मार्केट हो गया है। और इतना ही नहीं, अभी कन्वीनियंस एंड कन्वीनियंट ग्राहक को होना चाहिए। वो बाजार आपने बाजार विकसित नहीं किए, नए बाजार आप मेरे को बताइए, नागपुर का ही बताइए कि पिछले 25, 30, 40 साल में क्या सरकारी एक भी बाजार तैयार हुआ? जो लोगों ने डेवलप कर लिया, नई बस्तियां बनी, वहाँ नए बाजार बन गए, कोई सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा हो, ऐसा नहीं है। तो ये बाजार जैसा साफ सफाई होना, जैसी वहाँ पर पार्किंग होना, सुविधा होना, ये नहीं है। अब कन्वीनियंस एंड कन्वीनियंट रहने के कारण सब डिजिटल युग आ गया, डिजिटल तरीके से ऑर्डर प्लेस होने लग गया और डिजिटल तरीके से ही माल मिलने लग गया। आप अगर देखेंगे, मैं सबको समझाना चाहता हूँ और हमेशा से कह रहा हूँ, अब बड़े बड़े शोरूम की जरूरत नहीं है। इंटरनेट, क्रेडिट कार्ड और कोरियर, ये 3 चीज मिलके पूरा लेन देन हो जाएगा। लोग शहर में महंगे दुकान में रहने के बजाय बाहर अपने गोडाउन्स बनाएंगे, इंटरनेट पे सब डाल देंगे,
इस यहाँ आप ऑर्डर दीजिए और कुरियर से आपके घर माल आ गया। क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट, क्रेडिट कार्ड बोलिए या डिजिटली बोलिए, आपने पेमेंट कर दिया। तो सर अभी जो नई पीढ़ी है जो इस उद्योग या व्यापार क्षेत्र में आना चाहती है, स्टार्टअप शुरू करना चाहती है, तो वो तो डिजिटल युग की ही पीढ़ी है, तो उन्होंने कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? ये तो पुराने व्यापारी थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने ये सारे चेंजेस अपनाए और वो आगे बढ़ रहे हैं। नए आने वाले जो लोग हैं उन्होंने क्या बातें इसमें से सीखनी चाहिए और कैसी शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, व्यापार हमेशा डिमांड और कस्टमर के खरीदारी तरीके से होता है, ठीक है जी। नए आइटम आते हैं, दुकानदार अपने आप लेके आता है क्योंकि ग्राहक वहाँ जाएगा जी। अगर आज ग्राहक डिजिटली ऑर्डर कर रहा है तो नई अपॉर्चुनिटी बिजनेस की कहाँ है? डिजिटल जी। और आपको अब तो इतना अच्छा हो गया कि बहुत ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑर्डर आया, आपने प्रोक्योर करके ट्रांसफ़र कर दिया। मैं आपको हमारे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के एग्जांपल देता हूँ। एक दिल्ली की लड़की शादी होकर दूसरे जगह गई, शादी के 6 महीने बाद ही, अब सब टेक्नोलॉजी सेवी है, सब जानते हैं, खाली क्या बैठना, तो वो जब अपने मैके दिल्ली आती थी, एक दुकानदार से बातचीत करके उसके पास जो आइटम है उसकी फ़ोटो खींचती थी और रेट लेती थी, और वही रेट वो अपने प्लेटफॉर्म पे डालने लग गई। ये आइटम है, ये कप है, ये कप इतने रुपए का। अब ये कप इतने रुपए का किसने ऑर्डर दिया? वो ऑर्डर वो दुकानदार को भेजती थी, दुकानदार उससे पैसे लेके डिलीवरी करता था, और जब ये मैके जाती थी दुकानदार के साथ बैठ के अपने कमीशन का हिसाब करके और पैसे लेके आती थी। इनोवेटिव आइडिया ना, इसीलिए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार इनोवेशन स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, वो इसी दिशा में बता रहे, कुछ नया सोचो, नया करो और नए तरीके से करो। वही दुकान हो गया, अब कस्टमर का रवैया चेंज हो रहा है जी। तो वो जो चाहता है वो अगर करेगा, आज का भी यूथ करेगा, तो आराम से वो सब नए नए बच्चे आ रहे ना, पुराने अपने बाप के दुकानों में नहीं जा रहे और घर से बैठ के कर रहे, लड़कियां हैं घर से बैठ के कर रही है। तो हमको अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इनोवेटिव स्टार्टअप्स, इसको ध्यान में रख के आप काम करिए जी। सर अभी बात इकोनॉमिक्स की हो रही है और मार्केट की हो रही है, तो एक विषय अभी जो बीच में चर्चा में आया वो टेरिफ वॉर का है। तो अमेरिका का नाम टेरिफ वॉर लेते ही आना ही है, लेकिन सारी दुनिया पे और विशेषकर भारत पे इसका असर कैसे हुआ और भारत ने इस युद्ध को उसको फेस करने की दृष्टि से कदम कौन से उठाए? देखिए, एक तो हमको पहले ये समझना है कि टेरिफ वॉर से आम जनता को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? हम अमेरिका से क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हैं जी? डेली कंजम्पशन की चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं क्या? अगर नहीं कर रहे तो कुछ भी टैरिफ लगाए, इसकी पब्लिसिटी ज़्यादा है। दूसरा, अगर मैंने अमेरिका का माल ही नहीं खरीदा, मेरे कंज्यूमर ने सोच लिया, जो हम बोलते हैं कि स्वदेशी माल खरीदना, तो टैरिफ वॉर से क्या फ़र्क पड़ रहा है जी? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और इसमें जो मेरे एक्सपोर्टर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अमेरिका ने भारत के टैरिफ रेट कम रखे हैं और दूसरे देशों के टैरिफ रेट ज़्यादा रखे हैं, तो मेरे यहाँ से एक्सपोर्ट करने की बहुत सी चीज़ें खुल जाएगी। तो हमें हर जगह अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए जी। ये जो पब्लिसिटी होती है, ये होती है अपनी जगह ठीक है, मगर आप ये भी समझिए ना कि मेरे देश के ऊपर उसने टैरिफ 20% रखा है, बाकी जगह बहुत ज़्यादा रखा है, चीन पे तो और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग जो अमेरिका को सप्लाई कर रहे थे, अब क्या मैं वो माल सप्लाई कर सकता हूँ? अब मेरा माल सस्ता हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो गया। तो खास करके आप देखेंगे एप्पल कंपनी अपना पूरा इंडिया में ला रही है, जो
चाइना से बना रही थी, हम्म, तो अब एप्पल के फ़ोन बहुत महंगे हो जाएंगे अमेरिका में। हम्म, तो अब वो अपना मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में शिफ्ट करके यहाँ से एक्सपोर्ट करेगी, क्योंकि यहाँ के रेट कम है। कम। तो हमको तो टैरिफ वॉर में कुछ लोगों को फ़र्क पड़ सकता है, मगर मासेस को कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ऐसा लगता नहीं। मगर इसमें अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए कि हम एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं। सर, एक बात ऐसी भी कही जाती है कि भारत का जो मार्केट है वो चीनी वस्तुओं से भरा हुआ है। तो क्या सरकार और जैसे आप एक संस्था में काम करते हैं उस पर आएंगे अपन आगे, तो इस दृष्टि से कोई कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, अभी अवेयरनेस बहुत हो गई। कोविड के पहले और कोविड के बाद बहुत बड़ा बदलाव आ गया। अगर आप देखेंगे खिलौने, अब खिलौने वहाँ से इंपोर्ट बंद हो गए। सब दिल्ली के पास जो झवर करके उत्तर प्रदेश में योगी जी ने तैयार किया है मार्केट, तो पूरा वहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो बहुत से अब जो छोटे छोटे आप होली के समय के सामान देखिए, पाई वो पिचकारियाँ, ये सब सब हमारे यहाँ विकसित हो गई जी। तो अब बहुत सा सामान हमारे यहाँ बनने लग रहा है और हम अच्छे दामों में कॉम्पिटिटिव प्राइस में बेच रहे हैं। पहले पोजीशन क्या थी कि चाइना की सरकार उनको सब्सिडाइज करती थी, और दूसरा कैसा होता है कि किसी बाजार में कब्जा करने के लिए सस्ते में बेचना पड़ता है ताकि वहाँ के जो सप्लायर हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए, समाप्त हो जाए। जो अभी हो रहा है, जो अभी ऑनलाइन हो रहा है, वॉलमार्ट कर रहा है, फ्लिपकार्ट कर रहा है, अमेज़ॉन कर रहा है, ये जानबूझ के नुकसान में बेच रहे हैं ताकि तुम्हारे व्यापारी समाप्त हो जाएं और फिर उनका एक छत्र राज आए और फिर उपभोक्ताओं को चूसना शुरू करें। आज उपभोक्ता वहाँ जाता है सस्ता सस्ता, तो ऐसे ही पहले चाइना में भी गया था, मगर धीरे धीरे अब वो चाइना से कट गया। और आप 5 साल देखिए, हमारे यहाँ चाइना सिर्फ जो हाई टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट हैं वो आएंगे, मास कंजम्पशन के प्रोडक्ट समाप्त हो जाएंगे। जी। तो एक बात अभी हमने की थी कि ग्राम विकास हो तो अर्थव्यवस्था और विकसित हो सकती है। किसानों की आत्महत्या वाला जो विषय है, इस पे सरकार, समाज और खुद किसान, ये सारे घटकों ने किस तरीके से इस विषय को देखना चाहिए और किस तरीके से इसके ऊपर उपाय को किए जाने चाहिए? देखिए, मेरी स्टडी में किसान को जो माल सप्लाई करते, बीज, कीटनाशक, फर्टिलाइजर, सब अरबपति खरबपति उनके बिल्डिंग के बिल्डिंग, एक ने भी आत्महत्या नहीं की। किसान जिसको सामान बेचता है उनकी भी बिल्डिंगें बन रही और सब खरबपति बन रहे, और बेचारा किसान आत्महत्या कर रहा। यानी कितना दुर्भाग्य है कि जिससे ले रहा वो अरबपति बन गया, जिसको बेच रहा वो अरबपति बन गया और ये भिखारी। तो कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर है, कहीं ना कहीं मेजर सिस्टम फेलियर है। किसान जितना भी माल खरीदता है सबके ऊपर जीएसटी फुल है, 18%, 28%। उसकी कॉस्टिंग कम कैसे होगी जब उसका माल टैक्स फ्री है? अनाज है, टैक्स फ्री करो, तो उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा। अब मैं ना, किसान भी एक प्रोड्यूसर है जी, और एक इंडस्ट्री वाला भी है। हाँ। इंडस्ट्री का माल महंगा नहीं होना तो उसको आप इनपुट, सारे रॉ मटेरियल का इनपुट देते और आउटपुट पे टैक्स लेते। किसान के सारे इनपुट पे आगे टैक्स नहीं है तो ख़त्म। ये कहाँ तक जायज़ है? कोई इंडस्ट्रियल एरिया बनने के पहले क्या सोचते आप? बिजली कैसे पहुँचेगी, पानी कैसे पहुँचेगा पर्याप्त मात्रा में। किसान के लिए सोच रहे क्या? हर देखिए, एक फ्लैट बनता है, वो फ्लैट बनने के पहले ही सब पानी का कनेक्शन सब आ जाता। तो क्या पानी किसान के खेत तक नहीं पहुंच सकता था? जी। जब एक एक फ्लैट तक पानी पाइप के माध्यम से आता है तो किसान के पास क्यों नहीं पहुंचता? किसान के पास अनइंटरप्टेड बिजली क्यों नहीं रहती? समझे तो हमें
ये समझना पड़ेगा कि उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, उसका विकास करने का ध्यान नहीं है। हम किसान के बच्चे को कौशल विकास बोल के उसको चपरासी का काम करवाते, ये करवाते। किसान के बच्चे का कौशल विकास के लिए आधुनिक ट्रैक्टर कैसे करना, आधुनिक खेती कैसे करना, ये किसान के बच्चे का कौशल विकास क्यों नहीं हो सकता? अगर वो ट्रैक्टर ही चलाने लग जाएगा, कितना उसको स्वाभिमान आएगा। अभी हमने क्या किया, एक जगह कोई एग्रीकल्चर का कोई प्रोग्राम था, तो वही हल फटे हाल किसान को खड़ा कर दिया, हमने फाड़ के फेंक दिया, ये नहीं चलेगा। अरे किसान को फिर ट्रैक्टर लगाओ, ट्रैक्टर पे किसान के बच्चे को बिठाओ, टी शर्ट में बिठाओ और फिर किसान की बात करो। तो जब तक हम नैरेटिव चेंज नहीं करेंगे, उसको देखने का तरीका चेंज नहीं करेंगे, तब तक नहीं हो सकता। आप जेंटलमैन बोल के और सूट टाई वाले की फोटो छापेंगे पहली कक्षा में, जेंटलमैन बोल के किसान की फोटो क्यों नहीं छाप रहे जी? तो ये जो हमने सोसाइटी को डिवाइड, आर्टिफिशियली डिवाइड किया है, ये सब हटाना पड़ेगा, तब जाके मेरा देश आगे बढ़ेगा जी। सर, पिछले कुछ दिनों में रेलवे एक सेक्टर है और रक्षा विभाग एक है कि जिसमें देश के पूंजीपतियों की लागत जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। तो क्या ये धोखा इसमें आपको कहीं दिख रहा है या ये विकास की एक प्रक्रिया है? नहीं, देखिए, दो विषय, डिफेंस की बात बाद में करेंगे, रेलवे की बात हम पहले करें जी। कि मेरा देश एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हम एक वेलफेयर स्टेट है जी। तो वेलफेयर स्टेट है तो हमको आम लोगों को पूरा प्रोटेक्शन सब मिलना चाहिए और कॉस्ट कम रहना चाहिए, तब जाके आम लोग हैं। तो आम लोगों के लिए रेलवे सफ़र सबसे सस्ता सफ़र है, वो सरकार के पास रहना चाहिए, उसमें कोई दो बात नहीं है। अब बात ये हो रही है कि डिमांड, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फास्ट काम करना है जी, पॉइंट टू पॉइंट आदमी को दौड़ना है। तो इसमें ये एक सोच विकसित हुई कि सरकार अपना काम करे जो वेलफेयर का काम है, और ये जो खर्च वाला काम है, रिस्क वाला काम है, ग्लैमर वाला काम है, ये हम प्राइवेट को दे दें जी। तो सरकार ने बहुत सोच समझ के कुछ चुनिंदा ट्रेनें, जहाँ विदेशी लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जहाँ फास्ट ट्रैवल की ज़रूरत है, वो प्राइवेट को दे दी, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस करने दिया और सरकार को उससे रेवेन्यू आ रहा है, रेंटल आ रहा है, मगर सरकार की कोई भी ट्रेन बंद नहीं हुई, उल्टा उसको बढ़ा ही रहे हैं। और उनको टक्कर देने के लिए वंदे भारत भी आई है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने दे दिया तो दुर्लक्ष्य कर दिया, अपने क्या करना, वो नहीं, सरकार उनको टक्कर भी दे रही है। और वंदे भारत तो उसका एग्जाम्पल है कि एक सुविधाजनक फास्ट ट्रेन सरकार भी लेके आ गई। तो प्राइवेट ऑपरेट करे, मगर वेलफेयर स्टेट के कारण सरकार ने नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मत है जी। और रक्षा विभाग, और रक्षा में देखिए, अगेन अगर आप देखेंगे कि जो अभी मिसाइल दागी गई ऑपरेशन सिंदूर में जी, ऑपरेशन सिंदूर जो है, उसमें जो मिसाइल दागी गई वो नागपुर में ही प्राइवेट कंपनी द्वारा निर्मित थी। तो सरकार में कुछ भी नया करने की जो प्रक्रिया है, जो नीति कार्य है, वो थका देती है। और जहाँ लेटेस्ट चाहिए, फास्ट डिसीजन चाहिए, तो सरकार में हो नहीं सकता। और डिफेंस में टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चल रही है, पैसा इतना लगता है, तो वो एक एक चीज़ का सैंक्शन, जो सरकार की जो पद्धति है, वो पद्धति हमारे देश को पीछे ले जाएगी। तो फास्ट होना चाहिए। इसके लिए कुछ सेक्टर्स में जिसको भी दे रहे हैं, सोच समझ के पूरा इसका स्टडी करके और दे रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग अब लड़ाई करने में इतने सक्षम हो गए, और यही लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो बाहरी से मुद्रा भी आ रही है
जी सर, एक सवाल और है कि जैसा हम लोग नागपुर से हैं, नागपुर और विदर्भ ये महाराष्ट्र का यानी विकसित महाराष्ट्र है और उसका पिछड़ा हुआ हिस्सा माना जाता है विदर्भ, जहाँ किसानों की आत्महत्या भी बहुत सारी संख्या में होती है। तो ये नागपुर और विदर्भ के क्षेत्र का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको आप किस एंगल से देखते हैं? वो क्यों रुका हुआ है, या नहीं भी रुका है तो जिस लेवल तक होना चाहिए, जिस लेवल पे होना चाहिए वहाँ तक क्यों नहीं हो पाया अभी तक? अगर हम हमारे देश के हर राज्य को देखें, और जो फिर मैं नीतिकार के ऊपर ही आता हूँ जी, कि उनकी जो शैली है, तो जो राजधानी है, राजधानी और राजधानी के आजू बाजू 300 किलोमीटर कोई भी राज्य चले जाओ, वही विकसित होता है। क्यों? क्योंकि जो टॉप पोजीशन पे लोग हैं वो बड़े शहर, मेट्रो शहर को छोड़ के छोटे शहर में आना नहीं चाहते। तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट भी कैसे आएगा? मैंने यहाँ बड़ी इंडस्ट्री लगा दिया, मेरे को वहाँ वर्क्स मैनेजर नहीं मिलेगा, चीफ ऑफिसर नहीं मिलेगा, तो कैसे होगा? क्यों? क्योंकि उनकी बीवी, उनके बच्चे, सब कुछ ये बड़ा शहर। तो इसके लिए हमारे यहाँ कोई बड़ा कंपनी आई भी तो वो बम्बई से होती है रिमोट कंट्रोल। इतना ही क्यों ले रहे? मिहान आया, मिहान की हेडक्वार्टर्स और सीएमडी कहाँ बैठते थे? बम्बई। तो जब नागपुर में आया तो वो बम्बई क्यों बैठ रहे? बम्बई वो छोड़ नहीं सकते। इसीलिए बड़ी कंपनियां ऐसी जगह पर जल्दी से जाएगी नहीं जहाँ तक कि उनको बहुत ही, अभी जैसे आयरन ओर की खदानी जब यहाँ पर है गढ़चिरौली के पास, तो उनको आना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन संबंधित रहेगा, बाकी लोग नहीं आएंगे, ऑफिस नहीं आएगी। तो सर इस पे उपाय क्या हो सकता है? नहीं, मजबूरी करना पड़ेगा कि जाना है तो जाना है, क्योंकि हमने बहुत से इसमें देखा, मीटिंगें लगा लेते बड़े शहर में, अपनी फैमिली को शिफ्ट नहीं करते, तो उनका ध्यान वहीं रहता है। तो जब कंपनी वाले कॉलोनी बनाते हैं, आज मिलिट्री वाले नहीं रहते क्या बाहर? बराबर। और पूरी सुविधा उनको मिलती है। तो जब मिलिट्री वाले रह सकते हैं जंगलों में जा जाके, तो जो प्राइवेट कंपनी वाले, बड़ी इंडस्ट्री वाले क्यों नहीं आते? जब उनको ये मजबूरी होगी तभी काम होगा, और तब एक इक्विटेबल जो डेवलपमेंट की बात करते हैं होगा। नहीं तो वाई होगी, उसका नारियल भी फोड़ दिया जाएगा और भूमि पूजन हो जाएगा और दिखावे के लिए कुछ तो भी बन जाएगा, मगर जो मेन इंडस्ट्री होना चाहिए वो नहीं आती। तो इसके बारे में जो सरकारी नीतियाँ होती है, तो उस समय जब उनको सरकार छूट देती है तो उसमें कंडीशंस कुछ ऐसी ड्राफ्ट करना चाहिए कि मजबूरी हो जाए, यहाँ आके आपको रहना पड़ेगा। तो जब ये टॉप के लोग यहाँ आके रहेंगे, वो खर्चा यहाँ करेंगे, अपने आप यहाँ का विकास होगा। जी सर, मुलाकात आगे बढ़ाते हुए एक विषय पे हम आएंगे। एक CAIT नाम की संस्था है और नागपुर के लिए सही में गर्व की बात है कि BC भरतिया जी इस नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये CAIT जो है ये एग्जैक्टली क्या है, कैसे काम करती है, इसका प्रवास आज तक कैसे हुआ है और आगे कैसे होने वाला है? देखिए, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं जी, कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास विषय लेके गए व्यापारियों के कि हमको ये है, वो है, वो है, तो उन्होंने इतना ही कहा कि तुम्हारी संगठन कहाँ है? तुम ऐसे अकेले अकेले विषय लाओगे और हम अकेले अकेले डील करेंगे? एक राष्ट्रीय स्तर के व्यापारियों की संगठन हो, मजबूत संगठन हो, तो फिर बात करने में भी अच्छा रहेगा, सारे विषय आएंगे। उसके बाद हमारे आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी के दिमाग में बात घुस गई और वो लग गए पीछे, और लग के समय लगा, मगर अब 30 साल के हमारे सफ़र में अब पूरे देश में लगभग 8 करोड़ व्यापारी हैं। हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं बोलते, हम लोग लेह से कन्याकुमारी बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि लेह में भी 40 दुकानें हैं, वहाँ भी संगठन बना हुआ है जी। तो लेह से लेके नीचे तक और यहाँ पूर्व से पश्चिम तक
सब जगह है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 8 करोड़ से ज़्यादा व्यापारी हमसे जुड़े हुए हैं 40,000 संस्थाओं के माध्यम से। तो ये हम लोग काम क्या करते हैं जी। इसका नाम है पूरा कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। हमारा काम जो है अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड ट्रेडर्स। अच्छा। जब तक हमारा ट्रेडर अपग्रेड नहीं होगा तब तक हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी जी। तो हम लोग इसकी तरफ काम करते हैं। तो जो भी विषय व्यापारी संबंधित होते हैं सरकार तक ले जाते हैं, सरकार के जो विषय वो नीचे तक आते हैं। जैसे जीएसटी हुआ, हमने 600 से ज़्यादा जीएसटी को लेके बैठकें की कि भाई ये एक अच्छा कर है और इसका हमने विरोध नहीं करना, और उसके बारे में समझाया गया। ठीक है, तकलीफें आएगी वो अलग बात है, वो उसके बारे में भी समझाया गया। मुद्रा योजना कि भी व्यापारियों को पैसे नहीं मिलेंगे तो काम कैसे चलेगा। ऐसे अनेकों सरकारी प्रोजेक्ट को भी नीचे तक लाए और व्यापारियों का भी ऊपर तक ले गए। इस प्रकार से हमने पूरा कार्य हम करते जा रहे हैं। महिलाओं को भी साथ में लिया। हमारा एक उद्देश्य है महिलाओं को अर्थव्यवस्था की मध्य धार में लाना। पहले बात अलग थी, आज की जो महिला है वो टेक्नोलॉजी सेवी है, पढ़ी लिखी है और सक्षम है। तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ वुमेन, लेडी हेल्दी फैमिली वेल्दी, ऐसे 3 पंच लाइन लेके और हम लोग काम कर रहे हैं सभी को आगे बढ़ाने के लिए। काफी सारे बदलाव हुए इसके बाद, ये संस्था के निर्माण के बाद। हाँ, व्यापारियों की सोच में फर्क आ गया। अभी मेरे को बताइए ना, आंदोलन ये सब एकदम कम से कम हो गए और व्यापारियों में जागरूकता आ गई। सारे कंप्लायंस किया जाए। देखिए 3 शब्द हमने बताए व्यापारियों को, टाइमली, करेक्टली एंड कंप्लीटली। यानी जो कंप्लायंस है समय से करो, पूरा करो और सही करो, तो तुम्हारे को सरकारी किसी भी अधिकारी का कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सब चीज सिस्टम ओरिएंटेड हो गया। तुम रॉन्ग करते हो इसलिए तुमको नोटिस आती है, तो उसकी जागरूकता थी। फिर मैक्सिमम बैंक से ट्रांजैक्शन करो, ये नगद वगद खत्म करो। तुम्हारा सेल भले ही नगद होता है, वो पैसा पूरा बैंक में करो और परचेस के चेक इशू करो, ताकि तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बैंक के सामने अच्छी आ जाए और फिर बैंक तुमको लोन देने में हिचक के नहीं। तो ऐसा हमने बहुत सा किया, सोच में फर्क आया है और वो अभी कंटिन्यू, अभी चालू ही है। जी। आपको अध्यक्ष बने कितने दिन हो गए? मैं तो शुरू से चलो सर, एक आखिरी सवाल कि नई जनरेशन के जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र हो, इंडस्ट्री हो, व्यापार हो, तो आपका अनुभव देखते हुए आप उनको क्या सलाह देंगे? नहीं, मेरा सभी बच्चों को एक ही सलाह है कि खुद का करेंगे तो पूरा आकाश खुला है, और शुरू करना पड़ता है, पेशेंस रखो, समय लगता है। इमोरल, इलीगल, अनएथिकल, ये 3 काम में नहीं जाना। पैसे के पीछे नहीं दौड़ना, काम के पीछे दौड़ना। पैसा हमारी जो सेवाएं हैं उसका बाय प्रोडक्ट है। अगर आप पैसे के लिए काम करोगे तो अगर आपको सही रास्ते से पैसे नहीं मिल रहे तो आप गलत रास्ते के लिए प्रोत्साहित हो सकते हो। पैसा आएगा, मेहनत करो, लगन करो और कुछ भी करो, हर चीज़ छोटे से ही शुरू होती है। हमको पीपल का झाड़, बड़ का झाड़ कितना बड़ा दिखता है, मगर एक राई जितने बीज से ही वो तैयार हुआ है। किसी भी बड़े आदमी की कहानी देखेंगे तो शुरू में उसने छोटा काम किया। काम छोटे नहीं होते, लगन पक्की होना और वो काम करते रहिए और जागरूक रहिए। जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली और कूदिए। मेहनत है, मेहनत के सिवाय कुछ नहीं है, और जो जितनी मेहनत करेगा उतना आगे बढ़ेगा, यही मेरा संदेश है। भारतीय सर का नाम, काम और अनुभव इतना बड़ा है, और सर आपसे बात करते करते ऐसा लग नहीं रहा था कि कहीं रुके, लेकिन समय की एक मर्यादा होती है, उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं हमको रुकना पड़ेगा। तो इस मुलाकात को यहीं पे
स्थगित करते हैं। सर, आप शंखनाद न्यूज़ के इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।